हेलो बच्चों, लास्ट क्लास जो हमारी कई दिन पहले हुई थी उसमें हमने टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। उससे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन विद लिक्विड, लाइफोबिक एंड लायोफिलिक, एंड तीसरा हमने ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम ये पढ़े थे। क्राफ्ट टेम्परेचर हमने पढ़ा था। द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। के माइसेल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव ही बनते हैं, उसी को क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है, और एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन के बाद बनते हैं, उससे लोअर कंसनट्रेशन में नहीं बनते। दैट कंसनट्रेशन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मेसलाइजेशन concentration. Now we will be discussing methods of preparation of colloidal salt. तो सबसे पहले हमारे पास मैकेनिकल मेथड आता है। मैकेनिकल मेथड इट इज़ कैरिड आउट इन ए कोलॉइडल मिल। जैसे हमारे पास पुराने टाइम में चक्कियाँ होती थी, जस्ट लाइक उसको एज्यूम करो तुम, उस चक्की की तरह ही इसके अंदर दो सरफेस होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू स्टील डिस्क। ये दोनों स्टील की डिस्क हैं और जो एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही स्पीड से मूव करती हैं। अगर ऊपर वाला हिस्सा इधर जा रहा है तो नीचे वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये अपोजिट है एक दूसरे की, और अपोजिट होने से स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम अपना जो भी डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम है उसको इसके बीच में छोटा बहुत ही स्मॉल गैप होता है, इसके बीच में डालते हैं, और ये जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उन दोनों का मिक्सचर बन जाता है। वो मिक्सचर जो है वो किस में आ जाता है, कोलॉइडल रेंज में आ जाता है, और हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरह की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, carried out in a colloidal mill which consists of two steel discs with a little gap between and capable of rotating in opposite direction at a very high speed। देखो 7000 टाइम्स वो रोटेट करती है पर मिनट, कितनी हाई स्पीड होगी। अ सस्पेंशन ऑफ द सब्सटेंस विद वाटर इज इंट्रोड्यूस विच कम्स इन द कोलॉइडल रेंज। ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको हम ब्रेडिक्स मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है बेटा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड इसके बाहर हमारा जो यहाँ हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम, और जब हम ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं एनोड पे, और वो वेपर्स यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर इस डिस्पर्शन मीडियम के बाहर हमने आइस बाथ लगाया हुआ है, मीन्स या बहुत ही कोल्ड वाटर हमने उससे इसको सराउंड किया है, या फिर आइस बाथ के अंदर इसको रखा हुआ है। तो क्या होगा, ये वेपर्स एकदम से कूल हो जाएंगे, और जब ये कूल हो जाएंगे वेपर्स तो वो किस रेंज में आएंगे, कोलॉइडल रेंज में आएंगे। और इस मेथड से जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें मिला, जनरली हम गोल्ड सॉल्ट बनाने के लिए और सिल्वर सॉल्ट बनाने के लिए इसी मेथड का यूज़ करते हैं, ब्रेडिक्स मेथड। तो ब्रेडिक्स मेथड क्या है, ब्रेडिक्स मेथड is used for obtaining gold salt, silver salt and platinum salt, and electric arc is struck between two metallic rods। metallic rods जो मैंने अभी दिखाई तुम्हें डायग्राम बना के, suspended in a trough of water। intense heat of the arc converts metal into vapors which is condensed immediately in ice cold water bath रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये हमारा सेकेंड मेथड था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है दैट इज़ पेप्टाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय शेकिंग इट विद अ डिस्पर्शन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। देखो कैसे होता है ये कि जब हमारे पास हमने कोई बीकर था या कोई टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हमने कोई रिएक्शन कराई, मान लो हम एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं, FeOH3 का ले रहे हैं।
FeOH थ्राइस। ठीक है, तो जब ये बनता है तो ये किस फॉर्म में बनता है, इसके प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, मतलब कि ये कोलाइडल रेंज में नहीं होता, इसमें तुम्हें सॉलिड और लिक्विड अलग अलग दिखाई देगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑफ FeOH3। ठीक है, लेकिन जब अगर हम इसमें थोड़ा सा FeCl3 डाल दें, अब क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स FeOH3 के पास पास आ गए थे और पास पास आने के बाद वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ गए थे, मीन्स जो ये छोटा सा दिख रहा है इसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं FeOH3 के और हमें वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में दिख गए। और अगर हम उनको कोलाइडल रेंज में लाना चाहते हैं तो हमें इन तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। और अलग अलग कैसे किया हमने, जब हमने इसके अंदर FeCl3 डाला तो FeCl3 डालने से ये जो FeOH3 के पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल Fe को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है, Fe3 पॉजिटिव को। अब सबके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि सबके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो वो इकट्ठे थे वो अलग अलग हो जाएंगे, वो इकट्ठे हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके आपस में बीच में रिपल्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे एंड दे विल कम इनटू द कोलाइडल रेंज। और ये किसकी वजह से हुआ, इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हुआ, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला। हर फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के लिए ज़रूरी नहीं यही हो, कोई भी हो सकता है, पेप्टाइजिंग एजेंट कहेंगे हम इसको। ठीक है, जो क्या करता है, पेप्टाइजेशन की वजह से कोलाइडल रेंज में सॉल्यूशन को ले आता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेश प्रेसिपिटेट, देखो ध्यान से, फ्रेश प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं हम, into colloidal particles by shaking it with a dispersion medium in presence of a small amount of suitable electrolyte। और यहाँ पर जो suitable electrolyte है वो क्या था हमारा, FeCl3, and this suitable electrolyte is called as peptizing agent। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल बताया हुआ है, वही एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया। A reddish brown colored colloidal solution is obtained by shaking small quantity of FeCl3 to freshly prepared FeOH3। कोलाइडल रेंज में आ जाता है ये। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था। ये जो एडजॉर्प्शन था एक पर्टिकुलर आयन का ऑन द सरफेस ऑफ FeOH3, दैट इज़ द रीजन फॉर पेप्टाइजेशन। As the electrolyte is added to freshly prepared substance, the particles of precipitate preferentially adsorb one particular type of ion, means इन दोनों में से एक particular type ion को adsorb कर लेगा वो अपने surface पे, उसकी property है ये। As a result they get dispersed due to electrostatic repulsion। अब जब adsorb हो गया तो repulsion आ गई, और कौन सी repulsion होंगी, electrostatic। This gives particles of colloidal range। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, precipitates of silver iodide can be peptized by shaking it with the dilute solution of silver nitrate। अगर हम सिल्वर आयोडाइड के अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे तो वो भी सिल्वर को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करेगा और वो भी कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था बेटा, पेप्टाइजिंग एजेंट्स, पेप्टाइजेशन, ब्रेडिक्स मेथड उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और उससे पहले हमने जो मैकेनिकल मेथड बात की, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर इन तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट कहें तो ब्रेडिक्स मेथड और पेप्टाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिस्कस इस टुमारो, आज नहीं करेंगे इसको, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और ये प्रॉपर्टीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कुछ इनमें से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फर्स्ट हेट्रोजीनियस है, पता है, क्योंकि सेम फेस में नहीं होते। जो डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम है दोनों का फेस सेम नहीं होता, दोनों तो वो हेट्रोजीनियस नेचर में आते हैं। स्टेबल हैं, हेट्रोजीनियस हैं लेकिन स्टेबल हैं, वो अलग अलग अपने आप नहीं हो पाते। हम उसको रख दें 1 घंटे के लिए तो ऐसा नहीं है, डिस्पर्शन फेस अलग हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम अलग हो जाएगा। कैन नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से वो पास नहीं हो सकते। नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज, नेकेड आई से हम उनको नहीं देख पाते।
अब आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उनको हम ऑब्जर्व करें तो हमें लगेगा कि वो इस तरह से मूवमेंट हो रही है उनकी, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, इरेगुलर मूवमेंट है, मीन्स नथिंग फिक्स्ड। तो दैट कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इसको हम जिगजैग मूवमेंट कह देते हैं। तो किधर भी जा सकते हैं वो, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। It is based on the fact that the molecules of the dispersion medium, due to their kinetic motion, stride against the colloidal particles from all directions, all sides with different forces. The resultant forces causes them to move. वो कहता है कि जब colloidal particle solution के सोल के अंदर हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे से, और जो फाइनल मूवमेंट है वो डिसाइड करेगी किस साइड से फोर्स ज़्यादा आया, काइनेटिक मोशन किस साइड रहेगी लास्ट में। इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट, इट अपोजेस फोर्सेस ऑफ द ग्रेविटी, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ये दो इंपॉर्टेंस हैं इसकी। अब आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। ये तुम अपने घरों में भी ऑब्जर्व करते हो, जब अंधेरा होता है और किसी एक कॉर्नर से लाइट आ रही होती है, बाहर से सनलाइट आ रही होती है, तो तुम देखोगे उसका जो पाथ है उसके अंदर हमें बहुत सारे पार्टिकल्स नज़र आते हैं। मान लो कि ये एक रूम है, सब ने ये ऑब्ज़र्व किया है, और दरवाज़ा बंद है, कर्टेंस लगे हुए हैं, जरा सा अगर कहीं पे कोई कोना ओपन रह जाता है, वहाँ से लाइट आती है तो आपको वो ऐसे दिखाई देती है, और उसके अंदर छोटे 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 पता नहीं कितने सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। तो ये कौन शो करता है? कोलाइडल पार्टिकल भी शो करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन, कि जब लाइट इसके पास आई तो वो ऐसे डिवाइड हो गई, मीन्स वो स्कैटर हो गई। इम्पोर्टेंस क्या है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द टिंडल इफेक्ट। जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो इसी बेसिस पे एक्ट करते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी। कोलाइडल पार्टिकल्स कम्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट्स द रीज़न दे रिमेन सेपरेटेड। वो कहते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ना, उन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा सबके ऊपर, या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मीन्स अगर ये कोलाइडल पार्टिकल है, इस पर पॉजिटिव है, तो दूसरे कोलाइडल पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा एक पर्टिकुलर सैंपल के अंदर, या फिर अगर वो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर तो सबके ऊपर नेगेटिव ही होगा। इसीलिए वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, अदरवाइज तो वो पास पास आ जाएंगे और प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। That's the reason they remain separated due to repulsion by similarly charged particles. Example, copper, silver, gold, sols, they are negatively charged, and FeOH3, AlOH3, FeOH3 की तो हमने अभी बात भी की थी, they are positively charged। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ये कहता है द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी आयंस, क्योंकि उसके ऊपर हमने कहा या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द सोल मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड गेट्स कोगुलेटेड देयर। इसका मतलब हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कहाँ मूव कर गए? अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहाँ जाके जमा हो गए, कोगुलेट हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, it is defined as the phenomena in which the molecules of the dispersion medium are allowed to move under the influence of electric field, whereas colloidal particles are not allowed to move। कि colloidal particles move नहीं कर पाएंगे, सिर्फ dispersion medium के particles are allowed to move under the influence of the electric field। एंड अगेन जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि या तो डिस्पर्शन मीडियम को हटा दो या डिस्पर्स फेस को हटा दो,
तो जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस थे या कैटाफोरेसिस थे उसमें कोलाइडल पार्टिकल हट रहे थे। यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम, तुमने पहले भी पढ़ा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती थी। ऑस्मोसिस क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। लेट मी रिवाइज यू कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मान लो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों थे, और यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है, या फिर यहाँ पे भी सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों है, सॉल्यूशन है। ये हाईली कंसनट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है। तो इस केस में क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यही बात अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं और जो डिस्पर्शन फेस है वो वहीं रह रहा है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो मूव कर जाता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स कैटाफोरेसिस भी शो करते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी शो करते हैं। जनरली वो स्टेबल रहते हैं। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा, हमने ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा कि हेट्रोजीनियस होते हैं, स्टेबल होते हैं, दे कांट पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट दे कैन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी हमने पढ़ा भी, एंड नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन आज आपको करनी है, और आपको करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें हमने सिर्फ 3 मेथड्स की बात की है। कौन कौन सी? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या फिर ब्रेडिक्स मेथड, एंड पेप्टाइजेशन, जिसमें कि कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके नोट्स बनाओ और मुझे जल्दी से इनकी पिक्चर्स भेज दो। ठीक है।